एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला अपने आप में ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी पूछी जाती है, और जब हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी वर्णमाला पूछा ही जाता है। हिंदी वर्णमाला अपने आप में 5 से 6 नंबर का टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब आप कहोगे इधर तो 11 स्वर और 33 व्यंजन लिखे हैं। हाँ जी, 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन कुल वर्ण की बात की जाए तो वो 52 होते हैं। आपको याद रखना। अब आप कहोगे ये 52 वर्ड होते कौन से हैं, तो पूरी क्लास देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ये 52 वर्ड है कौन कौन से। अब बार बार वर्ड की बात हो रही है, तो वर्ड है क्या, तो आपको याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को हम लिखित रूप में वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने क्या बताया, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो तो ध्वनि है, और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को वर्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पेपर में पूछे गए हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना। उच्चारण की दृष्टि की बात करें तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, लेकिन अगर लेखन की दृष्टि की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। मैंने क्या बताया, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, लेखन की दृष्टि से वर्ड। उच्चारण, ध्वनि, लेखन, वर्ड। इससे याद करोगे, एक दो बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। अब वर्ड होते कितने प्रकार के हैं, तो आपको याद रखना, जो वर्ड है तो 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आपको याद रखना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अगर हम हिंदी की बात करें तो 2 प्रकार के स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो प्लुत स्वर है ये संस्कृत में होता है, आपको याद रखना, प्लुत स्वर संस्कृत में होता है। और स्वर वैसे कितने होते हैं? 3 प्रकार के संस्कृत में। और हिंदी की बात करें तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में ऑप्शन में पूछा गया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उधर 3 ऑप्शन था, और काफ़ी लोगों ने प्लुत स्वर को भी टिक कर दिया था, लेकिन नहीं, जो प्लुत स्वर होता है वो संस्कृत में होता है, ना कि हिंदी में। व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। मैंने क्या बताया, हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। अब हम एक एक करके जानेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते कैसे। हम पहचानेंगे कैसे कि ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये प्लुप्त स्वर है। तो क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर होते कितने हैं, तो ये 4 होते हैं। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है ये 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीर्घ सी। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, सी। आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और सी। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। आपको याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आपको याद रखना, मैं दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अब कौन कौन सी है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ उखली और औ अरोरत। आपको याद रखना, मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से है? ये रहे। अब आएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्लुत स्वर है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाती है। देखो इधर दुगना समय लगा था, ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से दुगना समय किस में लगेगा, प्लुत स्वर में। अब हम प्लुत स्वर को पहचानेंगे कैसे, तो जो हिंदी का अक्षर 3 होता है, ये होता है हिंदी में 3 ऐसे ही लिखा जाता है, यही होता है ओम। ओम, ओम में क्या है, ये ऐसे हो जाएगा, तो यही है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की पहचान यही है कि आपको याद रखना हिंदी का 3 प्लुत स्वर। मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, आ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर में क्या है, हिंदी का 3 प्लुत स्वर। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन होता क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आपको सीधा सीधा याद रखना, स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या बताया, स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन होते कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आइए जानते हैं स्पर्श व्यंजन है क्या। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह 25 होते हैं। का से माँ तक के स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जाता है। तो मैंने क्या बताया, जिन वर्णों का उच्चारण करें और हवा कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके बाहर आए, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब है कि मुंह में स्पर्श कर रही है शब्द, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये 25 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में जाने कितने एग्जाम में पूछा गया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये 25 होते हैं। कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। अब कौन कौन से हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये है देखो 5 5 है, 5 25, 5 गुणे 5 कितने हुए, 25 हुए। तो कौन कौन से बताया, का वर्ग में कौन कौन सा आएगा, जो का वाली लाइन है, का वाली, आप ओलम लिखते हो ना तो का से शुरू करते हो, का वाली लाइन, का, खा, गा, घा, रा। देखो आप बोल रहे हो तो कंठ से आवाज आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ गले से आवाज आ रही है, बोलो का, खा, आ लग रहा है ना, तो ये है कंठ वर्ण। चा, चा, छा, झा। अब बोले तो देखो आपकी जीभ है वो अपने आपके तलवे को स्पर्श कर रही है, यही है तालु वर्ग। टा, ठा। अब बोले तो देखो मूधा, मूधा क्या होता है, जो दांत और तलवे के बीच की जगह उधर पे स्पर्श करिए ना, उसे हम कहेंगे मूधा। अब बोलो ता, था, दा, धा, ना। देखो जीभ है वो दांतों के स्पर्श कर रही है, तो वो हो गया ता वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। ये क्या है, देखो जीभ हम लोग के ओंठ से बोल रहे ना, ओंठ स्पर्श हो रहे हैं आपस में, तो ये हो गया ओष्ठ। ऐसे आप जब खुद शब्दों को बोलोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्पर्श व्यंजन है क्यों। बोलोगे अगर आप सही से उच्चारण कर लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा, आप ऐसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कंठ वर्ग का है, निम्न में से कौन तालु है, तो आपको याद है। अगर आपको शब्द याद है तो आप आराम से निकाल लोगे कि कौन सा है। तो मैंने क्या बताया, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। कौन कौन से, का से माँ तक, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कच टप, आपको याद रखना, ऐसे याद रखना, का, चा, टा, ता, पे, ऐसे याद रखना, तो आपको याद रहेगा। वरना अगर की लाइन भूल गए तो आप इधर गलत कर जाओगे। पेपर में कभी कभार ओलम, मुझे पता है आप लोगों में से आधे लोग कहेंगे मैम ओलम ही नहीं आती है, तो इसी का एक ट्रिक है, कच टप। लाइन तो पहला शब्द तो याद होगा ना, का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये है स्पर्श व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप एक बार शब्दों को उच्चारण कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये स्पर्श व्यंजन है। का बोला गले से आवाज आई, चा बोला तालु में जीभ स्पर्श करी, टा बोला जीभ हमारे मूधा को स्पर्श करी, ता बोले तो हमें दांतों को स्पर्श करे, और पा बोले तो ओंठ हमारे आपस में स्पर्श कर दे। यही है स्पर्श व्यंजन।
कंठ तालु मूदा दंत ओष्ठ। क्या होता है? कंठ तालु मूदा दंत ओष्ठ। ऐसे ये ट्रिक याद रखना और ऐसे ये याद रखना, कंठ तालु मूदा दंत ओष्ठ। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर आप क्लास सही से पढ़ रही हो तो। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये उष्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन एग्जामिनर पूछ ही लेता है, कैसे भी करके पूछे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजनों की कितनी थी? 25। ऊष्म व्यंजन, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर गर्मी पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो देखो अब इसी के टिक के सारे आके स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, ये इनकी संख्या पूछी गई है। संख्या से क्वेश्चन बना है कि इनकी संख्या कितनी है। अब कौन कौन से? या रा ला वा, या रा ला वा। अब आपको ये तो गलती होनी है, भूल ही जाएंगे, तो आपको याद रखना इसकी टिक वायरल। कौन सी टिक बताई मैंने? वायरल। वा से वा, या से या, रा से रा और ला से ला। इसकी टिक क्या है? वायरल। अंतस्थ व्यंजन 4, कौन कौन से? वायरल। वायरल से क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब आएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या है? गर्मी से, या कि ऐसे शब्द हम जैसे बोल रहे हैं मुंह में गर्मी पैदा हो रही है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। S3 H, S3 से तीनों सा, H से हा। आपको याद रखना है मैंने क्या बताया? अंतस्थ व्यंजन वायरल, ऊष्म व्यंजन S3H। ये ट्रिक के साथ याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ये ट्रिक याद है। मैंने क्या बताया? अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायरल। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर गर्मी पैदा करती है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन से? S3H। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बना था कि ऐसा कौन सा शब्द है, कौन से व्यंजन है जिनको बोलने से मुंह में गर्मी पैदा होती है, तो आपको याद रखना वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। संख्या 4, ट्रिक क्या है? S3H। अंतस्थ व्यंजन संख्या 4, ट्रिक क्या है? वायरल। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह से भी क्वेश्चन बनता है कि अयोगवाह है क्या? तो आ के योग से जो अर्थ वहन करें उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अब क्या है? किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवाह होते हैं। इनकी संख्या की बात करी जाए तो ये 2 होते हैं, अंग और आहा। अब आपको समझ में आया कौन कौन से शब्द होते हैं, कैसे कैसे डिफाइन? आपने सिर्फ वर्णमाला पढ़ी है भाई, हमने ये नहीं पढ़े थे बचपन में, अब हम पढ़ रहे हैं। जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी तब समझ में आया कि वर्णमाला में भी ये सब होता है। तो क्या है? किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवाह होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अंग और आहा। अब ये तो होगी इनकी संख्या, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है? अयोगवाह के भेद कितने हैं? पेपर में पूछा गया कि अयोगवाह के भेद कितने हैं, तो इनके भेद हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि क्योंकि आपको याद होता है कि अयोगवाह 2 होते हैं, अंग आहा, लेकिन इसके भेद से क्वेश्चन बनता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है इनकी संख्या 3 होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम जाने कि अनुस्वार है क्या। तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। पेपर में पूछा गया कि कौन अनुस्वार है, कौन अनुनासिक है। विसर्ग तो हम पहचान लेते हैं, 2 बिंदी विसर्ग, लेकिन हम अनुस्वार और अनुनासिक में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना अनुस्वार का मतलब क्या है? अंश, हंस, मतलब जो अंक की बिंदी होती है। बचपन में पढ़ी है अंक की बिंदी, बहुत बड़ी बना दी मैंने। जो अंक की बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या है? विसर्ग आप पहचान ही लोगे, जो प्रातः और नमा देखो इसमें लगा लास्ट में, यही होगा विसर्ग। अनुस्वार के अंक की बिंदी अनुस्वार, विसर्ग आप पहचाने लोगे। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक चंद्र बिंदु, आँख के ऊपर हमने लगाई आँख, देखो ये लिखा, इसमें चंद्र बिंदु लिखी है, यही है अनुनासिक। तो आपको याद रखना जो अंक की बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं और जो चंद्र बिंदु होती है उसे अनुनासिक कहते हैं। बाकी विसर्ग आप पहचाने लोगे, 2 बिंदी विसर्ग।
अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है किसे क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं? 4। कौन कौन सी है? देखो, आधा का और सा। आधा का और सा बना जब, आधा का और सा बना तब क्या बना? ये छा। आधा ता और रा बना तब बना त्रा। आधा जा और या बना तब बना ज्ञा। आधा सा और राम मिलके बना सरा। आपको याद रखना, संयुक्त व्यंजन से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, उसमें ऐसे दिया जाता है ऑप्शन। आधा का सा, आधा आधा का दे देंगे, या का पूरा दे देंगे, सा पूरा दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना, जो पहला वर्ड होगा का सा, का पूरा होगा, सा है वो आधा नहीं, का आधा होगा और सा पूरा होगा। ता आधा होगा, रा पूरा होगा। जा आधा होगा, या पूरा होगा। सा आधा होगा, रा पूरा होगा। आपको याद रखना, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन होते क्या है? दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और होते कौन सी है? छत्रज्ञ स्रा। आपको याद रखना, छत्रज्ञ स्रा। बोलोगे 1-2 बार आपको याद हो जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको? देखो, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ड। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्वर वर्ड से कि स्वर वर्ड होते क्या है। तो आपको याद रखना, जो स्वर वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। अगर जीभ के प्रयोग के आधार की बात करी जाए तो कितने होते हैं? 3। अग्रस्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, और तीसरा कौन सा होता है? पश्च स्वर। अगर मुख द्वार खुलने के आधार की बात की जाए तो विव्रत, अर्ध विव्रत, समृत, अर्ध समृत। आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। मैंने क्या बताया? जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए इनसे जानते हैं कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो अग्रस्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। क्या है? मैंने बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठ रहा है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। आप ये शब्द बोलिए, ई, ई, ए। आपको लग रहा है ना कि जीभ के आगे का हिस्सा उठ रहा है? आप खुद बोल के देखिए, ई, ए। लग रहा है? यही है अग्रस्वर। अग्रस्वर से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा अग्रस्वर है, उसमें जरूर ये ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना, ई, ए, ये है अग्रस्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब मध्य या केंद्रीय स्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है। देखो, मध्य से ही आपको समझ में आ रहा है कि बीच की बात है ये, तो उसे कहते हैं अग्रस्वर। इनकी संख्या 1 है। आपको याद रखना, जो मध्य या केंद्रीय स्वर होता है इसकी संख्या 1 होती है। आप बोलिए आ। जब आप बोले हो तो आपको लग रहा है कि हाँ, मेरी जीभ के बीच का हिस्सा उठ रहा है। आप खुद बोल के देखिए, आ है, यही है मध्य या केंद्रीय स्वर। अब हम पढ़ेंगे पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अब बोलो, आ, उ, ओ बोले ना, तो इन सब शब्द बोले तो आपको खुद लग रहा है कि आप बोलते समय आपके जीभ के पीछे का हिस्सा उठ रहा है, इसी को हम कहते हैं पश्च स्वर। आपको याद रखना, अग्रस्वर क्या है? आगे का हिस्सा उठे उसे अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ई, ए। मध्य या केंद्रीय स्वर की बात करें तो बीच के हिस्सा उठ रहा है आ। पश्च स्वर में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है आ, उ, ओ, औ। यही है पश्च स्वर। इनसे क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वर वर्ड से जरूर क्वेश्चन बनता है। अब हम जानेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विव्रत, अर्ध विव्रत, समृत और अर्ध समृत। अब विव्रत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है विव्रत कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। बोलिए आ। जब आप बड़ा बोल रहे हो आ तो कितना बड़ा मुंह खुल रहा है, यही है विव्रत। क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है वो होता है विव्रत। अब अर्ध विव्रत क्या है?
जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुला होता है उसे अर्धविव्रत कहते हैं। मैंने क्या बताया, विव्रत की तुलना में कम खुला है, वैसे बंद नहीं है। विव्रत में ज्यादा मुंह खुला था और अर्धविव्रत में कम। बोलिए आ, ए, औ। तो आपका मुख द्वार है वो विव्रत की तुलना में कम खुल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खुल रहा। तो यही है अर्धविव्रत। ये चंद्र बिंदु ये भी आता है अर्धविव्रत में ही आता है। समृत से क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार सबसे कम खुलता है समृत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। ई, ई, उ, ऊ। देखो कम खुला ना मुंह, देखो आप खुद बोल के देखिए, ई, ई, उ, ऊ, कम खुला, यही है समृत। अर्ध समृत क्या है, जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुलता है उसे अर्ध समृत कहते हैं। ए, ओ। अब जब शब्द खुद बोलोगे इसकी डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला हो विव्रत। जिन स्वर कौन कौन सा है विव्रत, आ, बड़ा आ विव्रत। अर्धविव्रत क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुला होता है उसे अर्धविव्रत कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी है, आ, ए, ओ और चंद्र बिंदु। समृत क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार सबसे कम खुलता है उसे समृत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। ई, उ, ऊ। अर्ध समृत की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुला होता है अर्ध समृत कहते हैं। इनकी संख्या ए, ओ। ये आपको जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, अपने नोट्स जरूर बना लेना, 1-2 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। अगर आप बुक से जाओगे ना तो बुक में इतना लंबा चौड़ा दिया है कि आप उसी में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मेन टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, जो पेपर में पूछा जाता है फालतू की चीज़ आप पढ़ डालोगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसी से अपने नोट्स बना लेना। अभी क्लास के साथ बनाते जाओगे तो बहुत अच्छा है, ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी। और नहीं आ रही तो आप सीधा टेलीग्राम से जाना, पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्राण होता है, सबसे पहले हम जानेंगे प्राण क्या है। आपके प्राणनाथ नहीं है, अल्प प्राण और महाप्राण की बता रही हूँ मैं। प्राण क्या है, हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हवा होती है जो हम शब्द को बोलते हैं, जब जो हवा निकलती है उसी को हम प्राण कहते हैं संस्कृत में। इसी आधार पर हम कब हवा में उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा में उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कही जाती है। क्या बताया मैंने, हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है और इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा से उच्चारित ध्वनि को क्या कहते हैं, महाप्राण। तो आइए जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या है ट्रिक के साथ। क्या है अल्प प्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प से ही समझ में आ रहा होगा, कम के लिए यूज होता है। हम लोग कम शब्द के लिए क्या यूज करते हैं, अल्प। तो क्या है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 20 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो आपको यही याद रखना कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय यूज हो रहा है उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। अब अल्प प्राण होते कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ड होता है, इधर वर्ग नहीं होगा, वर्ड होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। अब पहला, तीसरा, पांचवा क्या, मैंने ओलम पढ़ाई थी, आपको क्या होता था, का, खा, गा, घा, ड़ा। देखो पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग कितने थे, 5 थे। 5 थे ये मैंने अभी बताया था आपको, का, चा, टा, ता, पा बताया तो स्पर्श व्यंजन में। यही जो 5 वर्ग होते हैं इसमें पहला, तीसरा और पांचवा यही अल्प प्राण है। का, गा, ड़ा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा। और इसमें एक ई होता है, ये आपको याद रखना, ये कंफ्यूजन में होते हैं। ता में ता, दा, ना, पा में पा, वा, मा, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा। इसमें देखो स्पर्श व्यंजन तो आ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड और अंतस्थ व्यंजन, इसे हम कहते हैं अल्प प्राण। अब आप इसमें कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यार कैसे याद होंगे ये, तो आपको इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखनी है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो गया, 135।
अंतस्थ व्यंजन की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, वायरल, अभी बताई थी मैंने आपको। तो क्या हो गया इसकी ट्रिक, 135 वायरल अल्प प्राण। क्या बोलो, 135 वायरल अल्प प्राण। मैंने क्या बताया, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब इनकी ट्रिक क्या है, 135 वायरल, पहला, तीसरा, पांचवा और वायरल में अंतस्थ व्यंजन आएगी। इस ट्रिक के साथ जाना, कभी आपका अल्प प्राण से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर आपने ये ट्रिक यूज की है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, अगर आपने ये यूज की है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अल्प प्राण से। अब हम जानेंगे महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे व्यंजन, देखो महा से समझ में आ रहा, बड़े के लिए महा बोलते हैं ना, हमने महा, महात्मा या कुछ भी शब्द बोलते हैं, महा किसके लिए लगाते हैं, बड़े के लिए लगाते हैं, और अल्प किसके लिए लगाते हैं, छोटे के लिए। तो आपको याद रखना, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। देखो उधर पे मैंने क्या बताया था, अल्प में का गा बताया था, खा रह गया था, दूसरा घा रह गया, तो ये चौथा, देखो छा, छा, ये दूसरा चौथा वर्ड है। देखो आप खुद ही पढ़ो, मैंने क्या बताए थे, स्पर्श व्यंजन बताए थे। मैंने स्पर्श व्यंजन क्यों इंपॉर्टेंट बताए थे, स्पर्श व्यंजन से ही अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष बनते हैं। अगर आपने वो याद कर लिया तो आपको ये आ जाएंगे। तो क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड और साथ में क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन। अभी मैंने स्पर्श व्यंजन में पढ़ाए थे व्यंजन, जब बताए थे आपको कि ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे। तो अंतस्थ व्यंजन आएंगे अल्प प्राण में, ऊष्म व्यंजन आएंगे महाप्राण में। तो आपको याद रखना, देखो दूसरा चौथा वर्ड 24 हो गया। S3H अभी बताया था, ऊष्म व्यंजन की ट्रिक बताई थी मैंने, तब बताया था S3H। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, 24 S3H महाप्राण, 24 S3H महाप्राण। अल्प प्राण की क्या थी, 135 वायरल, महाप्राण 24 S3H। इसमें एक अपवाद है, उच्छिष्ट व्यंजन। क्वेश्चन में बन जाता है कि उच्छिष्ट व्यंजन से क्वेश्चन बना है कि निम्न में से महाप्राण है, उसमें ऑप्शन में उच्छिष्ट व्यंजन दिया था। तो आपको याद रखना, ये उच्छिष्ट व्यंजन भी महाप्राण में आता है। तो मैंने क्या बताया, 135 वायरल अल्प प्राण, 24 S3H महाप्राण। अब हम पढ़ेंगे घोष और अघोष व्यंजन। इनसे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घोष अघोष से क्वेश्चन बनता है। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी क्लास के लिए, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप लोग 5-5 अपने दोस्तों को शेयर करो ना, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर एहसान होगा कि आपने मेरी वीडियो को शेयर किया। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब क्या था, देखो अल्प प्राण था, उधर क्या था, हवा से मतलब था। और घोष में क्या है, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। कौन कौन से, घोष, अघोष और घोष को ही हम सघोष कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं, घोष, अघोष। और अगर हवा के आधार पर पूछा जाए तो अल्प प्राण और महाप्राण। अब अघोष है क्या, हम ये जानेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 13। पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना, उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 13 है। कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। देखो इसमें पहला और दूसरा वर्ड आ रहा, पहला और दूसरा वर्ड आ रहा है। ऊष्म व्यंजन 3, हाँ नहीं है इसमें, तीनों एस। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, 12 S3 अघोष, 12 S3 अघोष। मैंने क्या बताया, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। 13 कौन कौन से, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो शब्द आएगा, वर्ड आएगा, वो होगा अघोष व्यंजन। पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का, आप टिक में अब लिख रही हो तो नोट्स पे लिख रहा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। तो कौन सा? पहला, दूसरा और तीनों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन से? तीनों साव। तो क्या है? 12S3। इसकी ट्रिक के साथ जाना तो ज़्यादा इजी रहेगा, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि वर्णमाला बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा है। अगर उसे शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ाया है कि आपके वो पॉइंट मैंने पढ़ाए जो पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ज़रूर है, अगर क्लास को दोबारा देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो एक बार क्लास पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, वर्णमाला से क्वेश्चन बनता है। मैंने क्या बताया? 12S3 अघोष व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे घोष, जैसे हम कहते हैं सघोष भी। तो आपको याद रखना, दो प्रकार के होते हैं, घोष अघोष। वरना अब घोष और सघोष और घोष को अलग अलग कर दो, नहीं, अघोष अलग होता है और घोष को ही हम सघोष कहते हैं। अब क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है घोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, इसमें सभी स्वर भी आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकी संख्या कितनी है, तो 31। अघोष में 13 होते हैं और घोष में 31 होते। कंफ्यूजन नहीं होना, वरना आप कंफ्यूजन में हो जाओ। एक बार पढ़ना अच्छे से क्लास, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा? देखो, उसमें एक था पहला दूसरा वर्ग आ गया था, पहला दूसरा वर्ड आ गया था। अब इसमें क्या आएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो, घा, गा, घाना, जा, झाइया आया। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ रहा है। उसमें साथ में क्या आ रहा? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? बायरल, इसीलिए ट्रिक बताई थी। अब देखो इसका यूज कितनी जगह हुआ, अल्प प्राण में हुआ, अब इसमें आके हो रहा। तो बायरल प्लस, हाँ, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को मैंने क्या बताया था? एच, बायरल एच। अब इसमें क्या? इसमें सभी स्वर भी आते हैं। तो क्या लिखेंगे? आ से ओ। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप पूछा जाता है और इसमें हम कंफ्यूजन आ ही जाता है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष, इसमें कंफ्यूजन आता है। अगर आप ट्रिक के साथ जाओगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से आएगा। तो मैंने क्या बताया था? घोष में क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण केवल नाद का प्रयोग होता है घोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 31 है, इसमें सभी स्वर आते हैं। इसकी ट्रिक की बात करें, 345 बायरल एच, आ से ओ। 345 बायरल एच, आ से ओ। कितनी इजी ट्रिक है, अगर इस ट्रिक के साथ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, और बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी आपको ट्रिक मिल जाएगी। इसमें सभी शब्द आ गए, अगर इस ट्रिक के साथ जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने सभी आपको ट्रिक बताई हैं, जितनी भी क्वेश्चन में बनेगी, क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताया है आपको, कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी बताया। अब इसकी पूरी वर्णमाला की, जितने भी आज वर्णमाला की क्लास है, मैं आप लोग कमेंट बताना, तो मैं वर्णमाला की जितने भी क्वेश्चन बने किसी भी एग्जाम में, वो भी आपको एक मैराथन क्लास के साथ पढ़ा दूंगी, और आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हो जाएंगे, और वर्णमाला के आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग ज़रूर शेयर करना, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना ही कमेंट में ये बताते हो क्लास कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हो। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीची मितवानी को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको PDF मिल जाएगी, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। आपको मुझसे कोई भी बात करनी हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।